प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल। मैं मनदीप पंडित। अभी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा। ताज़ा राजनीतिक हालातों पे और जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव जा रहा है उन मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? आपका भी मनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका मैं स्वागत करता हूं। जी सर, जैसा कि राजनीतिक गहमा गहमियाँ शुरू हो गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव अनाउंस भी हो चुके हैं, और उसके अलावा जो एक माहौल देखने में आ रहा है वो इस प्रकार का माहौल है कि सारे विपक्षी दल ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीति अपना रही है विपक्षी आवाज़ को दबाने के लिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मनदीप जी, आपने सवाल भी आपने किया है और आई थिंक जवाब भी आपने दे दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी सत्ता आई होगी, शायद ही ऐसी कोई सरकार रही होगी जिसने, जो भारतीय जनता पार्टी ने एज ऑन डेट आज के समय में जो दमनकारी नीति जो अपनाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की जो हत्या की है, भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान को जो कुचलने का काम किया है, वो सारी की सारी जो दमनकारी नीति है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है, उस सरकार ने लोगों की सोच को कुचलने का काम किया है। लोगों के संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो दे के गए थे उस संविधान को कुचलने का काम अगर किसी सत्ता ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हिंदुस्तान की जनता अब बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ चुकी है कि जो नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग, जो पुराने मटेरियल को नए मटेरियल में जो पैकेजिंग करके इनका जो एक अपना जो एक कार्यक्रम था जो पैकेजिंग वाला, जो अच्छे तरीके से इन्होंने परोसना जनता के सामने चीज़ों को, वो वाली चीज़ें अब इनको पूरी जनता को समझ आ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से अच्छी ब्रांडिंग करके जनता के समक्ष रखा जाए। लेकिन जनता अब सब चीज़ें समझ चुकी है कि पिछले 9.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिवाय पैकेजिंग के और कुछ भी नहीं किया। महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें, तो किसी भी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी किसी भी वर्ग के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया सिवाय अपनी ब्रांडिंग की है। अब दूसरी बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में, अगर हम बात करें, आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किसी भी विशेष वर्ग के लिए कोई भी काम इन्होंने नहीं किया, जिसकी बदौलत इन्होंने जितने भी अपने कैंडिडेट थे सारे के सारे उधार के कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। जी सर, जैसा कि आप कल इंडिया गठबंधन की रैली हुई, लोकतंत्र बचाओ रैली दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने, वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से आईपीएल चल रहा है उसमें भी मैच फिक्सिंग हो जाती है, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग कर रहे हैं चुनाव में। क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी का पूरा जितना तंत्र है, जितनी भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी मिलकर के एक षड्यंत्र के तहत मैच फिक्सिंग कर रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने और विपक्ष के समक्ष नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे जितने भी नेता थे, सबका यही इलेक्शन कमीशन से इशारा था कि इलेक्शन कमीशन विशेष तौर पे इस चीज़ में संज्ञान ले, जब किसी देश के चुनाव के दौरान आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता के बाद अगर सारी की जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अब क्या जो इन्होंने दुराचार जो कर रखा है, जितनी भी हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं वो इन्होंने अभी भी इनके अपने अंडर गवर्न करनी है। तो कल स्पष्ट रूप से हमारा इलेक्शन कमीशन से ये अनुरोध था कि जितनी भी संवैधानिक एजेंसियां हैं उनको अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने अंडर में काम करवाए और एक निष्पक्ष चुनाव की हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो निष्पक्ष चुनाव वो करवाए। जैसा कि सारे विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम को हाईजैक किया जाता है, ईवीएम को हाईजैक किया जाता है, और खुद ही उन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि अगर किसी भी लोकसभा से 400 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो ईवीएम अपने आप हट जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। क्या पूरा विपक्षी गठबंधन हर एक लोकसभा पे 400 उम्मीदवार उतार पाएगा? क्या कहते हैं आप? देखिए मनदीप जी, ये जो विषय है ये सभी पार्टीज़ का, सभी संगठन, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान के अंदर हैं, उन लोगों का एक बहुत मास लेवल पे ये निर्णय रहेगा। अगर ऐसा पॉसिबल है, फिजिबल है, इसमें फिजिबिलिटी है नहीं है, इस चीज़ के ऊपर मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम हिंदुस्तान की जनता को ये बता सकते हैं, सभी वोटर्स से ये अपील कर सकते हैं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से ये अपील कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सजग होकर के इस इलेक्शन में अपना पूरा का पूरा फोकस, पूरा
ध्यान आप इलेक्ट्रोल मशीन के ऊपर अपना रखें। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्शन कमीशन को अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से, अपने दिशा निर्देश के हिसाब से कुछ भी करवा सकती है। इनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जितने लोग सजग होंगे, जितने वोटर सजग होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता सजग होंगे, तब जाकर के इलेक्शन साफ सुथरा और फेयर होने की उम्मीद है। अदरवाइज आपकी पार्टी का एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया था, जब पहला इलेक्शन शुरू किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि हम बीजेपी से भी और कांग्रेस से बराबर दूरी बनाकर रखेंगे क्योंकि दोनों भ्रष्ट पार्टी है। लेकिन अब आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है, जहां पर कि आप हरियाणा में एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र पे आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता वो लड़ रहे हैं, और दिल्ली में भी आपका गठबंधन हुआ है। और विरोधाभास ये है कि पंजाब में आपने गठबंधन नहीं किया, आप अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो रामलीला मैदान से जो आप जो कह रहे हैं, जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस दिन की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने उस दिन भी दो तरह की बात की थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल जी ने उस दिन भी ये कहा था कि देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वो संविधान के अनुरूप कार्य करें, वो स्वतंत्रता के हिसाब से वो कार्य करें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके अनुरूप वो संस्थाएं कार्य करें। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब एक अरविंद केजरीवाल जी ने एक आंदोलन शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की सरकार, उस समय जो सरकारें सत्ता में थी, उनके खिलाफ इमेजिनरी घोटालों के इन्होंने एक अपना मीडिया के थ्रू प्रोपगेंडा खड़ा किया। जो इमेजिनरी घोटाले उस समय में थे, उन घोटालों के जो भी दोषी थे वो सारे के सारे कोई बेल पे जा चुका है, कोई रिहा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से लोगों को आरोप लगाती है, कई हज़ार करोड़ के घोटाले जिसने नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया, 70,000 करोड़ का घोटाला जिसमें महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उनको अपने में शामिल करवा लेते हैं और अगले ही दिन राज्यसभा का उनको उम्मीदवार बना देते हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी की आप बात कर रहे हैं तो आज भी अरविंद केजरीवाल जी सच्ची नीयत से, ईमानदारी से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक झूठे तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया गया और आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला शराब नीति के उसमें हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं भारत की जनता को कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला अगर ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, तो उसका जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, मनी ट्रेल है, वो मनी ट्रेल और प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है कानून की भाषा में, कि अब आपने अगर कोई रिश्वत ली है तो उस रिश्वत का जो पैसा है वो पैसा किसके पास गया है। तो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे, मनीष सिसोदिया जी के घर पे, संजय सिंह जी के घर पे ईडी ने सैकड़ों टाइम रेड करी है और उस रेड के दौरान एक सिंगल पैसा कहीं से कोई बरामद नहीं हुआ है। अगर दूसरे किसी दलों की बात करें तो वहाँ उनकी दीवारों में, पानी की टंकियों में, बेड के लॉकर में करोड़ों रुपए जिससे मशीनों को मंगवाना पड़ा उनको गिनती करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के घर से एक सिंगल पैसा कोई रिश्वत के नाम का कोई बरामद नहीं हुआ। अगर मनी ट्रेल की बात करें तो वो मनी ट्रेल की पूरी टीम, आपको भी पता होगा मनदीप जी, पूरे मीडिया में ये चीज़ें चली हुई हैं कि एक इनके जो एक शरद रेड्डी जो थे, जिनको प्लांट किया गया था, प्लांट करके वो अरविंद केजरीवाल जी के वहाँ भेजे गए और उस शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बहुत पहले से चंदा दिया। शरद रेड्डी के ऊपर एक एफआईआर होती है 8 मई को, 9 मई को उनको अरेस्ट किया जाता है, 10 मई को अरेस्टिंग के बाद 5 करोड़ रुपए शरद रेड्डी जिसमें डायरेक्टर हैं वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देती है। उसके बाद 6 बार उससे स्टेटमेंट करवाई जाती है और 6 बार के स्टेटमेंट में शरद रेड्डी ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी किसी भी चीज़ में दोषी नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कभी भी रिश्वत के लिए कभी भी मैं मिला नहीं, कभी मैंने लाइजनिंग नहीं की। लेकिन उसको ना तो ईडी बेल ग्रांट करती है और ना ईडी उसको उस अरविंद केजरीवाल जी के स्टेटमेंट को पीछा छोड़ती है। जैसा कि मेरे को लेट मी कंप्लीट। ओके। 7वीं बार जब उनकी स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट तब होती है उनका क्या कॉम्प्रोमाइज़ अंदर हुआ है ईडी के साथ में। स्टेटमेंट में, उस 7वीं स्टेटमेंट में वो शरद रेड्डी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से मैं मिला हूँ और इसी उस पे अरविंद केजरीवाल जी को एक्यूज बनाया जाता है। उस समय वो कहते थे कि मेन जो एक्यूज्ड है वो शरद रेड्डी है, और जैसे ही उसने 7वीं स्टेटमेंट अपनी बदली उसको बेल ग्रांट कर देते हैं। बेल ग्रांट करने के बाद 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी
फिर भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे देते हैं। तो क्या हिंदुस्तान की जनता इतना नहीं समझती है कि ये जो चंदा देने का जो गेम था, जो खेल था, और चंदा देने के बाद बेल का जो गेम था, वो क्या था? वो सीधी सी बात है, जो मनी ट्रेल है वो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कहाँ चले गए? वो क्यों नहीं कहते कि जो चंदे का जो धंधा था और जिसमें पूरा का पूरा जो मनी ट्रेल था वो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया है। तो नड्डा जी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके खिलाफ अब एफआईआर कौन नहीं करवाता? जैसा कि आप खुद भी एक वकील हैं, विधिवेता हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने नाम लिया रेड्डी का, कि भाई रेड्डी इसमें दोषी हैं या नहीं है, वो तो खैर कोर्ट तय करेगा। 8 बार 9 बार सम्मन दिया गया, आपके पास भी पूरे संसाधन हैं, आप भी वकील कर सकते हैं और पेश हो सकते थे, साथ के साथ जमानत भी ले सकते थे अगर आपके पास पूरे तथ्य थे और आधार थे कि भाई आप जैसा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसमें निर्दोष हैं। तो क्या कारण ऐसा रहा कि 9 बार ईडी के सम्मन देने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल प्रस्तुत नहीं हुए? बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन ये पूछा है, मैं बता देता हूँ, आपके माध्यम से भी पूरी जनता को ही बता देता हूँ। जो पीएमएलए जो एक्ट है, उसके एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं है, जब तक ईडी विरोध करेगी तब तक आप उसकी बेल ग्रांट नहीं कर सकते। ये लोकसभा के अंदर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई है, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया है कि जब तक ईडी ये संतुष्ट नहीं करेगी कोर्ट को कि हमने जांच को कंप्लीट कर लिया, उसमें कंप्लीट वर्ड है, जब तक वो नहीं कहेंगे कि आगे हमारे को कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, तब तक किसी भी कोर्ट के पास बेल ग्रांट करने का कोई भी पावर नहीं है। अब इन्होंने जो शरद रेड्डी को जो बेल ग्रांट करी, उसका क्या रीज़न था? 55 करोड़ रुपए इनका कोई कंप्रोमाइज़ हुआ कि हम आपको डोनेशन देंगे, जो बेल ग्रांट के बाद डोनेशन चली गई। 55 करोड़ रुपए में बेल होती है, उसमें ईडी ऑब्जेक्शन नहीं करती है। कोर्ट में जब ईडी जाती है, उसने कहा कि मेरे पीठ में दर्द है, और पीठ में दर्द पे ईडी ऑब्जेक्शन नहीं करती है। ईडी कहती है भी हमने अपनी जांच कंप्लीट कर ली, आप इसको बेल ग्रांट कर सकते हैं, उनको बेल ग्रांट हो जाती है। अब अरविंद केजरीवाल जी 9 सम्मन तक क्यों नहीं गए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पता था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक घिनौना काम होगा वो इलेक्शन के दौरान होगा। इलेक्शन के दौरान वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उनको हराश करना, पार्टी को डैमेज करना, पार्टी को तोड़ना, इलेक्शन को कमज़ोर करना और लोकतंत्र की हत्या करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम था। वही इन्होंने किया। अगर कोई भी इस तरह का आरोप प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दूसरे नेता ने किसी दूसरे अपने लोगों पे लगाया या किसी दूसरे संगठन के लोगों पे लगाया और उन लोगों को आरोप के बाद अपने अंदर शामिल कर लिया, तो उन लोगों पे तो ईडी की एफआईआर नहीं हुई, उनको तो एफआईआर के बावजूद अंदर नहीं किया उन लोगों को। तो अरविंद केजरीवाल जी को अंदर क्यों किया? अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए अंदर किया कि अगर नरेंद्र मोदी जी का कोई सामना कर सकता है, अगर कोई फास्ट ग्रोइंग पार्टी हिंदुस्तान में तो वो आम आदमी पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से उस लोकप्रियता को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया। हम 9 सम्मन के बावजूद भी क्यों नहीं जा रहे थे? हम कोर्ट को यही कह रहे थे, यही हमारी अपील थी कि एक ऐसी हमारे को इंश्योर किया जाए कि ईडी अगर हमारे से पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो वो हमारे इलीगल कस्टडी में ना ले। लेकिन हमारे को रिलीफ नहीं मिला। हमारे को पता था कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जाएंगे और अगर एक बार ईडी कस्टडी में ले लेती है तो बेल का प्रोविजन ना के मात्र है, बेल उस एक्ट के अंदर बेल आपकी हो ही नहीं अभी आप सकती। ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदे का जो आदान प्रदान चल रहा है, दे रहे हैं, ले रहे हैं, उस हमाम में तो सारी राजनीतिक पार्टियां नंगी है। जो भी सत्ताधारी पार्टी है जिस भी राज्य में, चाहे हम टीएमसी की बात करें वेस्ट बंगाल में, डीएमके की बात करें हम तमिलनाडु में, बीआरएस की बात करें हम तेलंगाना में थी पहले सत्ता में, अब कांग्रेस आ गई है, तो सभी ने चंदा लिया है। अब वो तो ये कह रहे हैं, देखिए वो ये भी कह रहे हैं, जब काउंटर किया गया नरेंद्र मोदी से, कल सभा में भी उन्होंने बोला है कि हमने तो इसको पारदर्शी बना दिया है। पहले तो अंडर द टेबल घूस ली जाती थी, चंदा लिया जाता था, जो भी था, लेकिन हमने ये अब तो ये तो कर दिया कम से कम कि भाई पता तो लगेगा कि किस पार्टी ने, किस औद्योगिक घराने ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया है। बिल्कुल आपकी बात सही है और इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, लेकिन ट्रांसपेरेंट जरूर कर दिया, हम भी मानते हैं, ठीक है आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया, उसमें 30-40 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को भी चंदा दिया है, लेकिन वो चीज़ सरासर गलत है। अगर आप 4 दिन पहले किसी भी कंपनी के ऑफिस में रेड मारते हैं, आपकी ईडी की टीम वहाँ रेड करती है और 5 दिन बाद आपके उसमें करोड़ों रुपए चंदा चला जाता है। अब नवीन जिंदल जी की बात कर लीजिए, उनके ऊपर किसने आरोप लगाए थे कोयला घोटाले के?
भारतीय जनता पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि अरे नवीन जिंदल जी ने लाखों करोड़ों रुपए का कोयला घोटाला करवा दिया। अब नवीन जिंदल को रातों रात ये टिकट दे देते हैं। अब इनके ऊपर तो ईडी नहीं गई। अब दुनिया, हिंदुस्तान की जनता समझदार है कि नवीन जिंदल जी रातों रात भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और 1.5 घंटे में उनको टिकट भी मिल जाती है। इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे? पूरी की पूरी जितने भी नेशनल अखबार हैं और जितने भी नेशनलाइज चैनल हैं, सब ने ये डिटेल डाली है कि 5 दिन पहले ईडी की टीम जाती है और अगले 5 दिन बाद कई 100 करोड़ रुपए उनको डोनेशन चली जाती है। तो इसके क्या मायने निकलते हैं? हम यही कहते हैं कि आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया, लेकिन आपकी जो टाइमिंग है, आपकी जो ईडी की जो एजेंसी है, उसकी रेड की जो टाइमिंग है और उसके 5 दिन बाद जो चंदा मिलने की जो टाइमिंग है, कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर कोई कॉरपोरेट घराना आपको चंदा देता है तो फिर आपकी टाइमिंग पे तो सवाल होगा ना। या फिर आप इतने अनजान कैसे हैं कि आप किसी भी फर्म के ऊपर और आरोप लगाते हैं, किसी कॉरपोरेट घराने के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और उसी घराने से आप चंदा लेते हैं। तो इट मीन्स आपके अंदर नैतिकता भी नहीं है। और आप, दो चीज़ें हैं, या तो फिर आप उसको डराने की कोशिश करते हैं कि आपकी फाइल खुल जाएगी, या फिर आप लोग उसको पता है कि कार्रवाई हम स्लो कर देंगे, कार्रवाई धीमी कर देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। ये जो मैंने बात आपकी सुनी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप हिसार से संबंध रखते हैं, हिसार जिले से। हिसार जिले के अंदर, हिसार लोकसभा के अंदर रणजीत सिंह चौटाला को निर्दलीय थे, उनको 15-20 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन करवाई गई, फिर उनके बाद उनको टिकट दे दी गई। और इसके अंदर एक और जो प्रकरण रहा है वो ये है कि जो उनके वरिष्ठ नेता थे, जो कि टिकट के प्रमुख दावेदार थे, उसके अंदर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई, वो भी टिकट के दावेदारी में थे। उन दोनों की टिकट काटकर रणजीत चौटाला को तरजीह दी गई। इसकी क्या आप मायने समझते हैं? देखिए, इसके जो नाम आपने लिए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर किया, वो लोग फिर वही लोग हैं, फिर वो उसी ग्रुप के हैं जिनके ऊपर ईडी का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, जिन लोगों के ऊपर ईडी की रडार थी। पूर्व में अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो वो ईडी के प्रेशर से ज्वाइन किया है। वो आपके हिसार ज़िले के हैं, वो नाम आपने जो लिए हैं मैं वो बता देता हूँ। दूसरा, हिसार ज़िले की बात नहीं है इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश की आप बात करो। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत कहती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन, जो अपने आप को बड़ा संगठन होने का दावा करते हैं, और उस पार्टी के पास में लोकसभा इलेक्शन के लिए 10 उम्मीदवार अपने नहीं हैं। तो आप मान सकते हैं कि हरियाणा की जनता के लिए उस पार्टी ने क्या काम किया होगा, कितनी बड़ी अनसेटिस्फेक्शन लोगों के अंदर है। तो जो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, मैं पूरे सिनेरियो को समझा देता हूँ। जो पार्टी ये दम भरती है कि हमने बहुत सामाजिक काम किए, बहुत लोगों के लिए काम किए, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम किया, अगर इतने ही काम आपने किए तो आपने मुख्यमंत्री बदलने की नौबत क्यों आई? इतने ही काम किए तो गठबंधन को स्ट्रेटेजिकल तरीके से तोड़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? इतने ही काम किए तो आपने उधार में कैंडिडेट लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अंदर से इनकी जो लॉबी है, उसको ये हकीकत से वाकिफ़ हैं। इनको पता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार होने वाली है। उस हार को देखते हुए इन लोगों ने अपने उधार के कैंडिडेट बाहर से लिए। अब हिसार की बात करूं तो लगभग हिसार लोकसभा की 19 से 20 लाख पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के अंदर इनको एक भी कैंडिडेट हिसार लोकसभा के लिए नहीं मिला। ये भी बाहर से ले आते हैं। ये कहते हैं कि हम बहुत प्लानिंग करते हैं, हमारे पास बहुत स्ट्रेटजी होती हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत प्लानिंग होती हैं। जो पार्टी कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री बनाती है, 3 महीने पहले अपना अध्यक्ष बदलती है, 3 महीने बाद उसको मुख्यमंत्री बनाती है, कैबिनेट मंत्री को लोकसभा की टिकट दे देते हैं। लोकसभा की टिकट मिलने के बाद रणजीत सिंह जी इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा अभी तक वो स्वीकार नहीं हुआ है। तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हताश, निराश और पागलपन जो इनको है कि हम हार रहे हैं, इस वजह से जितने भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी अब जो ले रही है, अच्छाई के लिए निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, जब समय इनका उल्टा आ गया तो अब इनके सारे निर्णय बिल्कुल उल्टे साबित होंगे। आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, जैसा कि आपने अभी कहा था कि उधार के कैंडिडेट हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे हरियाणा से लगता हुआ ही लोकसभा क्षेत्र है चूरू, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी की टिकट कट जाती है राहुल कसवा की, और तुरंत उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा के
और उनको चूरू लोकसभा की टिकट दी जाती है। ये दल बदल तो सारे लोग ही कर रहे हैं, आपका दल भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, इस हमाम में तो सारे नंगे हैं सर, अगर आप बात करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा आपसे यही प्रश्न था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी एक अलग मूवमेंट लेके कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हम किसी भी भ्रष्ट पार्टी के साथ किसी प्रकार का अलायंस नहीं करेंगे, एकला चालो रे की नीति पे आपने पहले स्टार्टिंग की थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां आ गई या ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि आप जिस कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के बराबर ही भ्रष्ट बताते थे, आप उन्हीं के साथ अब अलायंस कर रहे हैं? देखिए, अलायंस जो हुआ है ना, जो इंडिया अलायंस जो हुआ है, वो नरेंद्र मोदी जी की जो गलत नीतियां हैं। गलत नीतियां कौन सी हैं? जो संविधान को कुचलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निरंतर जो करती हुई आ रही है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अलायंस करने की एक नौबत आई इस देश के अंदर। जब तक सारी विपक्ष की पार्टियाँ एक स्वर में बुलंद आवाज़ करके ये नहीं कहेंगी और एक साथ नहीं चलेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है, तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये नहीं था कि हमने कोई अपना सत्ता भोगने के लिए हमने इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया है। इंडिया अलायंस जो बना है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है। अगर हिंदुस्तान के सभी दल मिलकर के एक साथ नहीं आएंगे, ये समय की मांग है, ये समय की मजबूरी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर इस दौर में अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो भविष्य के अंदर संविधान बचेगा नहीं। सही है आपकी बात। जैसा कि आप कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को इकट्ठा आना पड़ेगा, तो जैसा कि पहले लग रहा था, चुनाव अनाउंस होने से पहले जब इंडिया गठबंधन की जो संरचना हुई, उसके जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाते हैं। टीएमसी एक बहुत प्रमुख घटक दल था, वो भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर देती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हैं, वो भी इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए। तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी के साथ आ गई। बहुत सारे दल ऐसे और भी हैं जो कि इंडिया गठबंधन को छोड़ के और एनडीए में वापसी कर गए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, फिर मैं वही कहूँगा कि जो लोग एनडीए में वापसी कर गए, वो लोग किस प्रेशर में गए हैं, किस वजह से उनको बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो बौखलाहट और जो हारने का जो खौफ है हिंदुस्तान के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी और फेक नारा दिए हुए कि 400 पार, जैसे हरियाणा के अंदर हुआ था पिछली बार, इन्होंने कहा था 75 पार और ये आकर के रुक गए थे 40 के ऊपर। वही हाल केंद्र में इनका इस बार होने वाला है। नारा इन्होंने फर्जी दिया 400 पार, लेकिन इस बार जो सरकार आ रही है वो गठबंधन सरकार आ रही है। इनको इस चीज़ का पता है, ये तोड़ने पे लगे हुए हैं। इनको शाम दाम दंड भेद की नीति जो है वो अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपना रहे हैं। अब वो शाम दाम दंड भेद में जो लोग, जो साथी उनका शिकार हो गए, वो लोग इनके साथ चले गए, और जो लोग मजबूत हैं, जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, और इस कठिन घड़ी में जो लोग इसका सामना कर रहे हैं, वो लोग नीडर हैं और वो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए संगठन के साथ आए। मैं अंतिम प्रश्न कर रहा हूँ आपको। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार 10 जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, 10 की 10, और 2014 के चुनाव में 7 सीटें जीती थी। इस बार आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता में उसके खिलाफ बहुत हवा है, तो आप क्या स्कोर मानते हैं? 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट पर आपकी पार्टी लड़ रही है कुरुक्षेत्र पर, तो क्या स्कोर रहेगा? देखिए, स्कोर मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मनदीप जी आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सबको प्रणाम।